चलो बेटा पढ़ना शुरू करें। आज तुम्हारा कॉपी चेकिंग का अभियान चल रहा है। बहुत सारे बच्चे नीचे खड़े हुए हैं भी। अपना बेटा काम ना पूरा करके लाया करो। अभी भी स्टेयर्स में पूरा नीचे तक बच्चे ही बच्चे खड़े हैं, तो कोशिश किया करो टाइमली आओ और अपना काम पूरा रखो, है ना। चलो कल क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको शपथ का स्ट्रक्चर बताया था। किन 3 लोगों की शपथ नहीं थी इसमें? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर। गवर्नर को आप कहते हैं राज्यपाल, इसे आप कहते हैं उपराष्ट्रपति और इसे आप कहते हैं राष्ट्रपति। इन तीन को शपथ ही नहीं लेनी पड़ती क्या? अपनी पोस्ट की ये लेनी पड़ती है। फिर कहाँ लिखी इनकी शपथ? जो इनसे जुड़े आर्टिकल्स हैं, जैसे ये आर्टिकल 52 से लेके, बेटा जल्दी बैठा लो इनको, 62 तक है। अगर जगह नहीं है तो आगे पीछे एडजस्ट कर लो कहीं। इसमें राष्ट्रपति के बारे में है। इन 3 की कल मैंने शपथ पढ़ी थी बेटा, अगर तुम्हें याद हो। मैंने यूनियन मिनिस्टर की शपथ पढ़ के दिखाई थी और मैंने न्यायपालिका में जितने लोग हैं, खासकर 2 कोर्ट की बात हुई थी, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। ऑलमोस्ट सेम शब्द थे, बस 3 शब्द इनको बोलने पड़ते हैं। क्या क्या? एबिलिटी, नॉलेज और जजमेंट। क्योंकि ये 3 चीज़ें मंत्री से एक्सपेक्टेड नहीं है। मंत्री बनने के लिए क्या कोई खास एबिलिटी चाहिए क्या? जो नेचर करता है वो चाहिए। बेटा बातचीत नहीं करो। जैसे एज फैक्टर, भाई एज तो अपने आप होगी, कोई अपनी मेहनत से तो एज नहीं बढ़ा सकता। भाई कहते हैं लोकसभा में आना है तो 25 साल के, तो 25 साल तो जब होगा तभी होगा, उसमें किसी इंसान को कुछ करना नहीं है। फिर कहते हैं भारत का नागरिक, तो जो पैदा हो गया वो नागरिक बन गया। तुम और मैं भी सिटीजन है, हमने कुछ नहीं किया। यानी एज और नागरिकता तो नेचुरल है, आप जहाँ पैदा होंगे आप नागरिक बन जाएंगे। उम्र आपकी मेहनत से आगे नहीं बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी अपने आप के। भाई 25 साल पहले पैदा हुआ हो। एक क्या था? पागल या दिवालिया ना हो, वो भी मेजॉरिटी नहीं है। और चौथी शर्त थी लाभ के पद पर ना हो, जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो। जिस चीज़ की तुम तैयारी कर रहे हो ना, उसे हमारे संविधान की भाषा में या इनकी भाषा में कहते हैं लाभ का पद। सीधा शब्द है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो ग्रुप डी का हो या वो कोई आईएएस अफसर हो। सबसे नीचे और सबसे ऊपर के रैंक की बात मैंने कर दी। बेटा बातचीत में जो ध्यान है ना, आगे ध्यान रखो बिल्कुल पढ़ाई में। इनको कहते हैं भैया ये लाभ के पद पर हैं, तो ये तो मेहनत से मिलेगा। किसी मंत्री को लाभ का पद मिलेगा भी कैसे? पहले इतना पढ़े तो। अब तुम इतनी गर्मी में, इस टाइम पे टेम्परेचर 43, 44, 45 तक जा रहा है। उत्तर भारत का टेम्परेचर 45 डिग्री, इस सैटरडे कह रहे हैं 46 तक चला जाएगा। इतनी ज़्यादा झुलसती गर्मी में अपने घर से निकलना पढ़ने के लिए, तो भैया इसमें मेहनत लगती है। किसी मंत्री की इच्छा कि भैया मैं मंत्री बनूं, रखने वाले को ये मेहनत नहीं करनी, उसको कुछ भी नहीं करना बेटा। 25 साल का नेचुरल जब पैदा हुआ उसके बाद ही होगा। सिटीजन जहां पैदा हुआ वहां का होगा। पागल दिवालिया ना हो, ये लक फैक्टर है। और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में ना हो। सिर्फ इतनी बातें पूरी करके वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन अगर जज की बात करें तो इतना भर काफ़ी नहीं है। जज बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जज बनने की मिनिमम उम्र नहीं होती। जज बनने के टाइम पर एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। मंत्री बनने के टाइम कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। आप कहीं 10,000 की नौकरी करने भी जाओगे ना बेटा, जो बातचीत करो ना, ये सामने से दिखता है, बातचीत नहीं करो। जब हम कहीं सोचें कि भैया मान लो कोई सबसे छोटा कोई आदमी अपने गाँव से अनपढ़ है, सिक्योरिटी गार्ड लगना चाहता है, तो किस कंपनी में जाएगा ना, जिसमें वो पूछेंगे पहले कभी जॉब की है, तुम्हें काम का तरीका पता है? तो वो कहेगा नहीं। तो फिर कहेंगे नहीं, हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। काम करने के लिए, कहीं पे काम पाने के लिए एक्सपीरियंस मैटर करता है। जज बनने के लिए बेटा बहुत हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनका रास्ता किताब अकेली नहीं खोल सकती कि तुमने किताब पढ़ी और काम चल गया। यहाँ अगर जाना है ना तो पहले लोअर कोर्ट में काम करना पड़ता है। छोटे लेवल के जो जजेस हैं, जो ये मजिस्ट्रेट हैं, इनको सीधे किताब का रास्ता पकड़ा सकते हैं। किताब पढ़ के आप कहीं इस तरह की रैंक पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं या देश के सबसे बड़े कोर्ट में,
तो फिर आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा। इसीलिए तुम देखना बहुत जवान लड़के या लड़कियां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हाई कोर्ट में जज बनने की शर्त है कि आपने कम से कम काम कर रखा हो, एक लिमिटेड टाइम बता दिया, इतने समय तक आपने जो नीचे वाले कोर्ट हैं इनमें काम कर रखा हो। और सुप्रीम कोर्ट तो और टफ है बेटा, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट में। तो यानी हाई कोर्ट में लगे हुए आपको जब 10 साल हो जाएंगे तो शायद आपका रास्ता कहाँ का खुलेगा। अब हाई कोर्ट में कोई 20 साल का तो लग नहीं सकता, इसीलिए ना जजेस हमेशा देखना थोड़े उम्र दराज, थोड़े बुजुर्ग से लोग बनते हैं। कोई 22 साल का लड़का तुमने जज बना नहीं देखा होगा, ना कोई लड़की। सुप्रीम कोर्ट में एक्सपीरियंस मैटर करता है, हाई कोर्ट में भी। लेकिन अगर मंत्रियों की बात करें तो किसी मंत्री के बनने के लिए बस 4 ही चीज़ें तो हैं। उम्र बता देंगे, पागल दिवालिया ना हो, गवर्नमेंट जॉब में ना हो और भारत का नागरिक हो, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इनके लिए हाईली क्वालिफाइड होना, एक्सपीरियंस होना, इसलिए इनके 3 वर्ड अलग थे। क्या क्या शब्द थे वो? एबिलिटी, नॉलेज और जजमेंट। इन 3 शब्दों से दिखता है कि इनकी काबिलियत कंपैरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन इनको जनता नहीं बनाती। तुम और मैं किसी जज को नहीं बना सकते बेटा, इसके लिए पढ़ाई लिखाई एक्सपीरियंस। तुम और मैं अपने इलाके में MP और MLA बना सकते हैं, यही जाके क्या बनेंगे? मंत्री। इनमें से तो कुछ लोग मंत्री बनेंगे, इसीलिए ये भी पावर समझते हैं और ये इस्तेमाल भी करते हैं। ये कहते हैं हमें जनता ने पावर दे रखी है, इनकी अलग वैल्यू है, इनकी अलग वैल्यू है। ये बेटा रोज बदल सकते हैं। जनता जिस दिन एंटी हो गई ना, उस दिन बड़े से बड़ी धुरंधर पार्टी नेता सब गायब हो जाते हैं। ये जनता के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं टेम्परेरी हैं, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन ये जनता के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये करते हैं अपने काम के ऊपर डिपेंड। इसलिए मैंने कल बताया था इनकी रिटायरमेंट की एज भी आम जनता से अलग है। हाई कोर्ट से हटेगा तो कितने साल का? 62, और सुप्रीम कोर्ट से 65 साल का। कल मैंने आपको शपथ पढ़ के सुनाई थी। अब शांति से ध्यान से बोर्ड पर देखो, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारी ये किताब बेटा जब ओरिजिनल लिखी गई थी ना, तो इस किताब में कितने पार्ट्स थे? 22। आज भी 22 ही हैं। कितने आर्टिकल थे? 395। आज भी 395। इस पूरी किताब में कहीं 396 नंबर का आर्टिकल नहीं है, कहीं भी नहीं है, इतने ही हैं। लेकिन फिर हम कहते हैं कि भैया हर दूसरे तीसरे साल हमने अपने संविधान को बदला ज़रूरत पड़ने पर। तो कैसे बदला? हमने 395 तक में कहीं A एडजस्ट कर दिया, कहीं B, कहीं C। ज़रूरत पड़ी हमने, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, एक आर्टिकल था 21, एक था 22, गिनती में ये 2 थे, लेकिन हमने इसके बीच में ऐड कर दिया 21A और वहाँ मेंशन कर दिया राइट टू एजुकेशन। 1 अप्रैल 2010 से इसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि स्कूल खुलते ही 1 अप्रैल को हैं। ये जो ये एक्ट था ना, ये बना था दिसंबर 2009 में, लेकिन एडमिशन क्योंकि 1 अप्रैल को होते हैं, एजुकेशन मतलब स्कूल होगा ना, तो RT एक्ट लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। ये देखो बीच में एडजस्ट कर दिया। ऐसे ही टाइम आने पर हमने एक आर्टिकल था 300 और 301, हमने बीच में लिख दिया 300A और इसमें हमने लिख दिया राइट टू प्रॉपर्टी, कि भैया सबको अपनी संपत्ति पे हक है सबका, पर ये कानूनन है, ज़बरदस्ती का हक नहीं है। ऐसे कर करके बेटा आपने बहुत सारे नए ऐड कर दिए, पर आपने 395 के आगे नहीं बढ़े आप। लास्ट आर्टिकल आज भी कितना है? 395। अब टोटल आर्टिकल अगर गिनते हैं ना, तो ये 470 प्लस हो गए हैं। लेकिन इस 470 की लास्ट अगर आप डिजिट ढूंढेंगे इस किताब में, तो कितना आर्टिकल मिलेगा? 395। यानी आर्टिकल आज भी 395 गिने जाएंगे, बीच के ABCD को हम ऐड नहीं करते। ठीक ऐसे ही जो ये भाग हैं, गिनती करने पर तो ये हो गए 25, लेकिन लास्ट भाग आज भी कितना गिना जाएगा? 22। ओरिजिनल पूछे और अब का पूछे में अंतर है। भाग लास्ट डिजिट 22 है, लेकिन बीच में 3 भाग ऐड किए, ए करके वो ऐड कर दिए। ऐसे गिन के कितने हो गए? 25। ओरिजिनल कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल, अब कितने हैं? 470 प्लस, लेकिन लास्ट आर्टिकल का डिजिट आज भी कितना है? 395। ऐसे ही बेटा इसके लास्ट में मैंने कल आपको शायद खोल के दिखाई थी, शेड्यूल्स थी, जिसे कहते हैं अनुसूची। अनुसूचियाँ मतलब शेड्यूल्स। ये शेड्यूल्स क्या हैं? इस किताब को ना और डिटेल में एक्सप्लेन करती हैं। ये जो किताब हम देख रहे हैं ना,
इस किताब को ही लास्ट में एक्सप्लेन करती हैं शेड्यूल्स। और ओरिजिनली ये कितनी थी? 8। अब ये कितनी है बेटा? 12। जब ओरिजिनल किताब लिखी गई ना तो 8वीं पे ख़त्म हो गई थी कि भैया 8वीं के बाद, ऐसे तो पीछे बहुत सारे पेजेस थे कि बस यहाँ हमारी शेड्यूल पूरी। तो इसलिए जिस दिन ये किताब पूरी हुई सबने कहा भाई आज, जैसे तुम बैठे हो ऐसे बेटा लास्ट डे बैठक थी, दिन था 26 नवंबर का 1949। तो सब इकट्ठे हुए और सबने कहा भाई आज ये किताब हमारी पूरी लिखी गई, तो आज से 1000 साल बाद भी ये किताब चलती रहेगी, हम सब नहीं रहेंगे तो अपनी प्रेजेंस इस पे दर्ज कर देते हैं और जितने लोग हैं सब इस पे सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर बेटा 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इनिशियल्स, जिसमें आप अपना पहला अक्षर लिखते हैं, आधा सा नाम, और आप साइन कर देते हैं। एक होता है पूरा नाम लिखना। तो हर आदमी को लगा कि भाई मेरी एक पहचान है, ओरिजिनल संविधान पे मेरा पूरा नाम लिखा जाए। तो इस तरीके से ना बेटा 8वीं जो ये अनुसूची थी इसमें भाषाएं लिखी थी। उस जमाने में भाषाएं थी 14। ऊपर थोड़ी 2-3 लाइन लिख के एक एक करके 14 लाइन भर दी, नीचे का पन्ना खाली। तो सबसे पहले वो किताब पेश की गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने कि सर आज ये फाइनल पूरी हो गई, ये किताब मान लो आज फाइनल पूरी हो गई। तो इस किताब पे ना सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो मुखिया थे, जैसे मानते हैं हम हैं पूरी संविधान सभा, यहाँ पे मुखिया मैं हूँ मेरे तौर पर, तो मैं जहाँ बैठी हूँ इसी तरीके से उस जमाने में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी सब उनके सामने थे क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, हेड थे, स्पीकर थे। तो किताब लाके और सबसे पहले उनके सामने रखी गई। तो उन्होंने उसका आखिरी जो मेन था, जिसे हम कहते हैं, कौन सी अनुसूची थी ये? 8वीं। अब मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा बेटा। देखो इसमें अनुसूचियां हैं, कल मैंने आपको ये पढ़ाई थी अनुसूचियां। ये 7th ये रही बेटा। देखो ये वाला पन्ना देखो, ऐसा नहीं कि तुम्हें पढ़ा जाएगा लेकिन एक आइडिया। यहाँ जाके किताब खत्म थी। देखो इसका आधे से ज़्यादा तो हिस्सा सफ़ेद ही है, खाली दिख रहा है इसका हिस्सा। इस खाली हिस्से पे ना बेटा ये ओरिजिनली मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये तो एक आइडिया है, इसमें मैंने ओल्ड जनरल बैच में दिखाया था, उसमें सारे सिग्नेचर्स हैं। अब पेज नंबर देखना पड़ेगा, चलो उसका थोड़ा आइडिया देती हूँ मैं आपको। ये किताब जहाँ 8th शेड्यूल लेके बैठी है वहाँ ऐसे 14 लाइन में लास्ट लिख के और ख़त्म। प्रेजेंट की गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उनके टेबल पे आई, उन्होंने तुरंत से इसके लास्ट में जहाँ लास्ट लैंग्वेज लिखी थी ना, अपने सिग्नेचर कर दिए बेटा, अपने पूरा नाम लिख दिया। थोड़ा टेढ़ा लिखा है ये। उसके बाद इस पे डॉक्टर ये अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले थे जिन्होंने ऐसे सीधे सिग्नेचर किए हैं बेटा, बिल्कुल सीधे, जवाहरलाल नेहरू। फिर अगले लोग उठ के आते रहे और ऐसे करते 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 इसके 10-11 पन्नों पर सिर्फ और सिर्फ नाम लिखे गए हैं। हर आदमी को मौका मिला जिसने काम किया था। टोटल इसके 284 सिग्नेचर हैं और इसमें सबसे लास्ट में पता है किसके नाम का सिग्नेचर है? फिरोज गांधी। फिरोज गांधी कौन है? इंदिरा गांधी के हस्बैंड, इन्होंने अपना नाम लिखा बेटा। पहला सिग्नेचर कायदे से देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, उनके सिग्नेचर के बाद पहला इस तरीके से सीधा सिग्नेचर किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। इसलिए बहुत सारी किताबें कह देती हैं कि पहला सिग्नेचर जवाहरलाल नेहरू का। अगर अब मैं दिखाऊंगी इसको बुक में, पहला सिग्नेचर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। उन्होंने इसको बिल्कुल एंड में यहाँ लिखा है, यहाँ से देखने पे लगता है सिग्नेचर स्टार्ट। और लास्ट सिग्नेचर किसके हैं? फिरोज गांधी के। ये किस शेड्यूल में है ये सारा काम? किस शेड्यूल के नीचे? 8वीं अनुसूची के नीचे ये सब दिया है बेटा। बेटा महिलाएं इसमें 15 थी जिनका वो हुआ था शुरुआत में, 15 टोटल महिलाएं थी। वो पेज ही नहीं मिल रहा है, चलो मिलेगा तो मैंने ओल्ड जनरल बैच में दिखाया था वो। चलो मैं दोबारा देख लूँगी किस पेज पे स्टार्ट है वो। एक्चुअली कई जगह दी गई हैं चीज़ें इस किताब में। कोई नहीं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कल दिखा दूँगी। हम अपनी किताब पढ़नी शुरू करें अब? ठीक है। अब देखो ज़रा कितने पेज हमने पढ़ लिए थे। हमने इस किताब को सबसे पहले पेज नंबर 84 से पढ़ना स्टार्ट किया था, शायद नहीं 84 से भी पहले, 76 से पहला चैप्टर हमने शुरू किया था, संघीय प्रशासन, पेज 76। इसको पढ़ते पढ़ते हम कहाँ तक पहुँचे थे? पेज नंबर बताओ। 87 पे आ गए थे, 86 पूरा हो गया था।
धन विधेयक पूरा? 87 भी कंप्लीट था? ठीक है। 88 पढ़ना था? ठीक है बेटा, चलो 88 पेज पर आ जाओ। जिनके ये 8-10 पेज रह गए हैं कोई बात नहीं बेटा, दोबारा जब ओल्ड में जाओगे फिर पढ़ेंगे किताब। सबसे पहली हेडिंग देखो, 3 आर्टिकल लिखे हैं 88 पेज पर। कौन कौन से हैं? 111, 112 और 123, बस यही है ना। बोर्ड पे देखना आप सब लोग, छोड़ दो किताब को, बोर्ड पे समझो। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों एग्जाम्स में आते हैं। आर्टिकल 111 कहता है आपके देश का राष्ट्रपति कितना भी समय ले सकता है सिग्नेचर करने में। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दिन बैठा बैठा सिग्नेचर करेगा। इसका मतलब उसके पास कोई फाइल गई, पढ़ेगा, वो कहेगा नहीं अभी मैं इस पर काम नहीं कर रहा, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। यानी ये जब कोई भी विधेयक या बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो उसके ऊपर अपनी मर्जी का समय एनालाइज करने में ले सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा राज्यसभा को कहते हैं कितने दिन के अंदर वापस कर दो, 14 डेज, और कितने दिन साधारण विधेयक रखती हैं वो लोग, 6 महीने। इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। ये चाहे तो 1 साल तक सिग्नेचर ही ना करे, कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता कि आपने सिग्नेचर क्यों नहीं किए, क्योंकि आर्टिकल 111 ने इसको लिख के दिया है कि आपका जब तक मन करे तब तक उतना समय आप ले सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वीटो पावर है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट मतलब है इसके हाथ में वीटो है। और वीटो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है, आपने सिर्फ समझ ली, मान ली। आर्टिकल 111 ने इसको क्या दे रखा है? समय। इस समय को आपने डिवाइड कर लिया 3 हिस्सों में। एक को आपने नाम दे दिया एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें राष्ट्रपति हक के साथ किसी सिग्नेचर को करने से मना कर देगा। इसका हक पता है क्या है? जब कोई काम इस बुक के अकॉर्डिंग ना हो तो ये मना कर सकता है। अगर कोई काम इस बुक के अकॉर्डिंग है तो इसके हाथ बंधे हैं, इसे सिग्नेचर करने पड़ेंगे। इसके पास ये सबूत होना चाहिए कि भाई मैं सिग्नेचर इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि वो काम इस किताब के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। और उसके बोलने से नहीं होगा बेटा, उसके ऊपर फिर एनालाइज भी किया जाएगा। कोई भी राष्ट्रपति इतना ऐसा नहीं करता कि इस किताब को डिसोबे करे। वो जानते हैं कि भैया इस किताब की बड़ी वैल्यू है और इस किताब को एक्सप्लेन करेगा सुप्रीम कोर्ट। आज तक कभी ऐसा केस नहीं आया जब किसी राष्ट्रपति को हमें पद से हटाना पड़ा हो। 15 लोग इस कुर्सी पर बैठे, आज तक किसी एक को भी हटाना नहीं पड़ा। इसका मतलब उन्होंने इस बुक के अकॉर्डिंग सही काम किया। एब्सोल्यूट वीटो ने कह रखा है आप मना कर सकते हैं, पर मना करने का ठोस कारण होना चाहिए। ऐसा ना हो कल को बिना कारण के आप मना कर दें और आपकी कोई बात या तो लोकसभा राज्यसभा में डिस्कस हो या कोर्ट में। यानी मना कर दो, मना नहीं कर रहे, लेकिन इसके पीछे आपके पास ठोस कारण हो, और वो कारण किसके अकॉर्डिंग ठीक हो? हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, तो आप मना कर सकते हैं। दूसरी पावर का नाम है सस्पेंसिव वीटो। इसमें कहते हैं राष्ट्रपति, आप अगर एनालाइज करेंगे ना, आपके प्रधानमंत्री मंत्री कई बार कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आप देखो राष्ट्रपति आपने लगभग सारे पढ़े लिखे बनाए। इनमें से कितनों के नाम के आगे मैंने आपको बेसिक बैचलर डॉक्टर भी लिखा होता है ना। जैसे मिसाइल मैन को आपने बनाया, कितने सारे पढ़े लिखे लोग हैं। इससे ये मान के चले कि ये कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं बन सकता बेटा, बहुत समझदार, जिसकी एक रैपो है, जिसको सोसाइटी इज्जत देती है। सस्पेंसिव कहता है अगर आपको कोई चीज़ गलत लगे इस कुर्सी पे बैठे तो आप उस गलत चीज़ को मना कर देना कि भाई मैं इस पे साइन करके खुश नहीं हूँ, मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है, तुम लोग एक बार इसको डिस्कस कर लो। यानी किसी विधेयक पर अगर राष्ट्रपति को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो वो उस फाइल को कह सकता है कि भाई इस पे दोबारा डिस्कस कर लो, मुझे इसमें गड़बड़ नज़र आ रही है। अब ये लोकसभा राज्यसभा की जिम्मेदारी है कि वो उसको दोबारा से एनालाइज करें। अगर लोकसभा राज्यसभा कहती है नहीं हमारी फाइल बिल्कुल ओके है, तो फिर राष्ट्रपति सेकेंड टाइम में इस पे सिग्नेचर करेगा। सेकेंड टाइम में राष्ट्रपति बाध्य है, अब उसकी मर्जी नहीं चलेगी। पहली बार में किस बेसिस पे वापस भेज देगा? डाउट, मुझे गड़बड़ लग रही है, भाई मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये। लेकिन अगर सेकेंड टाइम में चली गई फाइल बिना कुछ चेंज किए तो फिर वो बाध्य है। पहली बार भेजना भी एक तरह से पंगेबाजी मानी जाती है। अच्छा, राष्ट्रपति को बनाने वाले बेटा तुम और मैं नहीं है, राष्ट्रपति को बनाने वाली 99.9% सरकार होती है। यानी पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
जिसको पसंद करते हैं वही राष्ट्रपति बनता है। ये कड़वा है लेकिन सच बात है। ये आपका राष्ट्रपति इलेक्टेड तो है, पर उसमें आप और मैं शामिल नहीं है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में MP MLA आते हैं और जो सरकार में होते हैं वो वही वोट करेंगे जो प्रधानमंत्री कहेगा। इसीलिए सस्पेंसिव वीटो इस्तेमाल करने का मतलब इनकी बात पे डाउट करना, और इन्होंने बनाया है तो ये अगली बार बनाएंगे नहीं। ऐसा हुआ था हमारे APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे मिसाइल मैन थे ना, इनके पास एक फाइल गई थी, इन्होंने उस पर सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल किया और कहा मुझे ठीक नहीं लग रही, इसको दोबारा से एनालाइज कर लो। 2006 की बात है, कांग्रेस का काल था। कांग्रेस ने डिसाइड किया कि आज इन्होंने ये फाइल भेजी है, कल को ये एब्सोल्यूट का भी इस्तेमाल कर लेंगे। पढ़े लिखे आदमी थे, गलत को गलत बोलना जानते थे। कांग्रेस ने दोबारा APJ को बनाया नहीं था, जबकि APJ बहुत काबिल थे बेटा। इनका टाइम पीरियड था 2002 से 2007, तो 2007 से 12 भी तो हो सकता था। ये तो 15 तक बैठे हुए थे। इतना काबिल आदमी एक कुर्सी पे बैठा है तो उसको दोबारा रिपीट भी तो किया जा सकता है ना। और ऐसा तो है नहीं कि आपके संविधान में रूल हो कि कोई एक ही बार बनेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार बने थे? 2 बार। ये बन सकते थे, लेकिन कांग्रेस को ऐसा फील हुआ कि इन्होंने हमारे खिलाफ क्या इस्तेमाल कर लिया, कल को पता नहीं पॉकेट वीटो ना इस्तेमाल कर ले। दोबारा बने नहीं बेटा ये, अदरवाइज ये बनना चाहते। इन्होंने मना नहीं किया था, लेकिन कंडीशन ऐसी पैदा हो गई कि ये बन नहीं पाए दोबारा। ये थी सस्पेंसिव वीटो। और तीसरी जो फेमस है जिसका नाम है पॉकेट वीटो, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक राष्ट्रपति ने, ज्ञानी जैल सिंह जी ने। ये वो काल था, वो समय था जब देश में बड़ा अजीब सा टाइम चल रहा था बेटा। 1983 के बाद से गड़बड़ियाँ स्टार्ट हो गई थी। 83 में ना, जो ये अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है, इस पे अटैक तो क्या है, एक खास धार्मिक संगठन ने, किसी को पता ही नहीं चला, अपने कुछ लोगों को एक्टिव किया और इस अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, जहाँ लोग पूजा करने जाते हैं, यहाँ ढेर रसद अंदर पहुँचा दी, जिसमें बम थे, गोली बारूद था, सारी गड़बड़ियाँ करने वाले सामान। ये बहुत दिनों से चल रहा था प्लान, लेकिन ये किसी को खबर ही नहीं हुई। जब अंदर इतना सामान चोरी छिपे चला गया ना कि भैया वहाँ से वो अटैक कर सकते हैं, फिर उन्होंने कहा कि अब ये हिस्सा हमारा, और हमें पंजाब में से एक अपना हिस्सा भी चाहिए, अलग से एक देश बनेगा। तो ये बात बहुत बड़ी थी, उस टाइम पे डिमांड बड़ी गलत भी थी, और ये पंजाब के CM ने PM तक पहुंचाई। PM थी इंदिरा गांधी, कि मैडम ऐसे ऐसे यहाँ बहुत बड़े लेवल पे धार्मिक स्थल का इस्तेमाल करेंगे और गलत यूज़ कर रहे हैं। तब PM ने फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के साथ कोर लेवल की मीटिंग की, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर थे और पंजाब के CM और जो अपने मेन से आदमी हैं, और फिर डिसीजन लिया गया। आर्मी और इन सब ने कहा कि मैडम अब वो आराम से नहीं निकलेंगे, वो घुस के जहाँ बैठ गए हैं तो वो इसका मतलब कुछ ना कुछ करेंगे, और उनके पास रसद भी है, सारे बम और ये सब भी है। तो ये मान के चलो कि हमें बाहर से मजबूत कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो वो ज़्यादा नुकसान कर देंगे। तब इंदिरा गांधी ने कहा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा आर्मी को ऑपरेशंस चलाने पड़ेंगे। कई ऑपरेशन चले, जिनमें एक सबसे भयानक था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसमें अंधाधुंध फायरिंग और गोला बारूद का इस्तेमाल अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के प्रेमिसेस में किया गया, जहां नॉर्मल लोग जाते हैं। भगवान भाई अपना सिख धर्म का सबसे फेमस और पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ जब बेटा गोले और ये सब गिरे ना, तो कितनी डेड बॉडीज, कितना बुरा हाल मच गया। तो वो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आहत हुई। अमृतसर का बहुत बुरा हाल हुआ उस टाइम पर। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी मारे गए जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो तुम्हारे मेरे जैसे नॉर्मल लोग थे, जिनको धर्म की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, जो चाहते हैं एक नॉर्मल बढ़िया जीवन जिएं, पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। नौकरी करने वाले लोग थे, ऑटो चलाने वाले लोग थे, शॉपकीपर्स थे, बहुत सारे लोग मारे गए। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा लोगों के मन पे, और कहीं ना कहीं लोगों ने माना कि इंदिरा गांधी की गड़बड़ है ये, क्योंकि आर्मी को इंस्ट्रक्शन जो मिली उसमें लास्ट सिग्नेचर तो PM के थे ना, तो लोगों के मन में आ गया, कुछ लोगों के, कि इंदिरा ने गड़बड़ करवाई। इनमें से 2 लोग थे, सतवंत सिंह और बेंच सिंह, जिन्होंने इंदिरा गांधी का मर्डर कर दिया 31 अक्टूबर 1984 को। इसके अगले दिन 1 नवंबर 1984 दिल्ली, जो हमारी राजधानी है, यहाँ सिखों के मर्डर स्टार्ट हो गए दिन दहाड़े। किसी की कोई गलती नहीं है। एक सिख जा रहा है अपनी दुकान पे बैठने, वो दुकान का मालिक है, एक भीड़ आई, उसको पकड़ के पीटने लगे। वो आदमी 50 साल का, जिसके बीवी बच्चे पोता पोती भी घर है, उसको मारने लगे और इतना मारा कि वो मर गया। जाके उसकी दुकान में आग लगा दी। कोई ऑटो ड्राइवर अपना परिवार पालता था, ऑटो चला के, उसका ऑटो भीड़ ने रुकवाया
और उस ऑटो ड्राइवर को उसी में सीट पे बांध दिया, पेट्रोल छिड़का और ऑटो में आग लगा दी। ऐसा एक दो के साथ नहीं किया बेटा, हजारों लोगों ने उस चीज़ को देखा। ये 4 दिन चला, 1 नवंबर से 4 नवंबर, और पुलिस टस से मस नहीं हुई, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये सब बातें ना एक एनवायरनमेंट बना रही थी नेगेटिव। इसका असर ये आया कि राजीव गांधी जब पीएम बने तो उनकी सिख राष्ट्रपति थे हमारे जैल सिंह जी, इनके साथ तू मैं टाइप का एक मतलब होता है ना, खींचातानी वाला रिश्ता, वैसा रिश्ता हो गया। राजीव गांधी ने एक फाइल तैयार की और उस फाइल में विधेयक था जिस पे लिखा था कि किसी भी डाकिए को हम ये अधिकार देने वाले हैं कि वो जिस पे शक हो उसके घर के लेटर को, उस टाइम पे लेटर्स ही भेजते थे, फ़ोन वोन नहीं थे, ना कोई मैसेज था, ना कोई लाइव इस तरह से बातचीत। तो एक परिवार को कोई बाहर लड़का उनका रहता है, कोई फौज में है, कोई कहीं काम करता है, लेटर के थ्रू पता चलता था कि क्या चल रहा है। तो डाक संबंधी विधेयक लेकर आए और राजीव गांधी ने कहा हर डाकिए को ये हक देंगे पंजाब की बेल्ट में कि वो जिस पे शक हो उसके घर का लेटर खोल के पढ़ ले। तो कई लोगों ने कहा भाई ऐसे कैसे, तो गलत है, ये तो डाकिए हमारी घर की बातें दूसरों को बताते फिरेंगे, और क्या सभी आतंकवादी हैं। इस बात का कड़ा विरोध हुआ और डाक संबंधी विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह ने सिग्नेचर नहीं किए, लेकिन मना भी नहीं किया। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एब्सोल्यूट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट कर नहीं सकते थे ना, सस्पेंसिव का, सस्पेंसिव में दूसरी बार में क्या हो जाते, बाध्य, सस्पेंसिव भी नहीं। इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। कहावत है, वो फाइल खोल के कागज़ उठाया, फोल्ड किया, पॉकेट में रखा और चले गए। इसका मतलब था अनलिमिटेड टाइम तक मैं इस पे हाँ और ना नहीं दूंगा। ये सरकार जिसने ये कागज़ भेजा था 1987 में, ये सरकार 89 में हट गई। 2 साल तो खींच ही सकते हैं, वो तो अनलिमिटेड टाइम है। उसके बाद राजीव गांधी की मौत ही हो गई। आज कितनी तारीख है? आज 21 है। आज ही के दिन राजीव गांधी का मर्डर हुआ था, 21 मई 1991। 21 मई में गर्मी का टाइम होता है। 1991 तमिलनाडु में, जैसे आजकल तुम देख रहे हो हमारे पीएम और ये सब रैलियां कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले देखो हरियाणा में रैली थी कितनी बड़ी, अंबाला में, गोहाना में। ये ना बेटा पीक सीजन होता है, इस टाइम पर हर 5 साल में चाहे कितनी गर्मी पड़ती हो, ये पूरा दिन सड़कों पे रहते हैं। देख नहीं रहे आजकल कैसे खुली जीप में नमस्ते करते चलते हैं और फूल बरसा रहे हैं। इतनी गर्मी क्या इनको नहीं लगती? लेकिन अगले 5 साल ठंडक में बढ़िया खूब पैसा खाना है तो ये थोड़ी गर्मी सहन करनी पड़ेगी, इसलिए ऐसा हर 5 साल में एक बार होता है। मई का दिन था आज ही का 1991। राजीव गांधी दिल्ली से रवाना हुए, अपना प्राइवेट उनके पास जेट था वहाँ पर तमिलनाडु में, उस टाइम जो भी सुविधा रही होगी। देखो किस्मत कैसे काम करती है। कहते हैं जिस उसमें बैठ के उनको जाना था ना, उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया। ये खुद पायलट थे, कोशिश की आधा पौना घंटा, बात नहीं बनी, तो ये वापस चले गए होटल में कि भाई आज का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, कल चल पड़ेंगे। भाई जा ही नहीं सकते तो क्या ऑप्शन है, टाइम ज़्यादा हो गया था इनका ना बेटा। 1-1 मिनट बड़ा कीमती होता है इन दिनों में, सब कुछ प्लान्ड होता है इनका कि वहाँ से वहाँ इतना समय लगेगा, इतने टाइम बोलना है, फिर अगली रैली। तो राजीव गांधी अपने होटल में चले गए, लेकिन कहते हैं अनहोनी जब होनी है तो वो होके रहती है। वो होटल से वापस बुलाए गए कि सर ये ठीक हो गया और 1 ही घंटे का तो डिले हुआ है, कोई बात नहीं पहुंच जाएंगे। यानी वो एक तरह से मौत बुला रही थी। अपने होटल से वापस आए, अपने इसमें सवार हुए और पहुंच गए तमिलनाडु के एक मैदान में। गर्मी में खचाखच भरी हुई भीड़, बहुत बड़ा मैदान तमिलनाडु में, जैसे खुले मैदान होते हैं। अच्छा, लोग क्यों रुकेंगे रात में जब तक कोई अच्छी चीज़ ना हो? तो खाना पीना तो होता ही होता है, इसलिए तो रैलियों में जाते हैं लोग। इसके अलावा बेटा यहाँ साउथ इंडिया के सुपरस्टार्स बुला रखे थे, तो आम जनता, जवान बच्चे ना सुपरस्टार्स को देखने चले, भाई ये वाला हीरो हीरोइन आ रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को जुटाने के लिए बढ़िया कल्चरल प्रोग्राम कर दिया, नाच गाना कर दिया, तो बहुत बड़ी भीड़ थी। उस भीड़ का फ़ायदा उठाकर एक औरत जो साउथ इंडिया में तमिलनाडु में किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के ही रिलेशन में कुछ इस तरह का कामकाज था, वो आई और बड़ी भीड़, राजीव जैसे ही उतरे, लेट हो गए थे, रात का टाइम था, पूरी भीड़ भरी हुई है, लाइट्स लगी हुई हैं और पूरा स्टेज बड़ा खचाखच भरा हुआ है। तो वो आए, जब वो स्टेज पे जाने लगे, उनके साथ कम से कम 100-150 लोग और होते हैं, ऐसे में अकेला नहीं होता आदमी। देखते हो रैलियाँ वैलियाँ कितनी भारी भरकम। तो ना जैसे जहाँ स्टेज था उसकी एंट्री पर एक महिला खड़ी थी, एसआई सब इंस्पेक्टर कोई लेडी, उस भीड़ में एक बड़ी सिंपल सी औरत साउथ इंडिया की भीड़ के बीच बीच में घुसे जा रही थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और उतारने लगी कि नहीं तुम्हें नहीं जाना। इतने में राजीव गांधी ने छोड़ दो,
और आगे ले गए। वो ढेर भीड़ थी, उसका हिस्सा वो भी थी। वहाँ जाके कोई ना गाना चल रहा था, कोई बच्चियाँ स्कूल की स्वागत गीत गा रही थी। वो स्वागत गीत पूरा हुआ, फिर इनको बुके देने के लिए बुलाया। जैसे ही आए तो कुछ लोगों ने मालाएं वालाएं डाली। वो लेडी जिसका हाथ पहले पकड़ा था ना, वो भी आके माला पहना के पैर छूने के बहाने जैसे ही नीचे झुकी, वो मानव बम थी। उसने वो अपना बटन जो उसने पहना था रिमोट अंदर, वो दबाया। इतना भयानक ब्लास्ट था कि राजीव गांधी के शरीर के चिथड़े उड़ गए और आसपास भी कई सारे लोग मारे गए। अब ये जो घटना थी ये आज ही के दिन घटित हुई थी, 21 मई 1991। इसके बाद से इनके परिवार से कोई भी बेटा पीएम नहीं बना। इसके बाद कांग्रेस ने राज किया, लेकिन इनके परिवार से कोई पीएम नहीं बना। 1991 में कांग्रेस जीत गई। देखो, राजीव गांधी मर गए पर पूरे देश में एक सिंपैथी थी, कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस जीतने के बाद एक क्वेश्चन मार्क आया, पीएम कौन बनेगा, क्योंकि उस टाइम में राहुल गांधी तो एज ही पूरी नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी का बर्थ ईयर 1971 था। इस हिसाब से कितने साल के हुए? और पीएम बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 25, कम से कम 25। राहुल गांधी का तो मतलब ही नहीं है। इसके अलावा सोनिया गांधी, आज 2024 में भी ना बेटा, तुम सोनिया गांधी की स्पीच सुनना, उनके ऊपर जो उनके देश का प्रभाव है वो आज भी उनकी ज़बान पर है। ये कोई बुरी बात नहीं है, हर इंसान जहाँ पैदा होता है वहाँ की लैंग्वेज उसकी ज़बान का हिस्सा होती है। हरियाणा का कोई भी आदमी जब अंग्रेज़ी बोलेगा तो उसमें हरियाणवी टच आएगा ही आएगा, फील होगा, ये नॉर्मल है, नेचुरल है। उस टाइम पे इनके पास भी इतना अनुभव या ये नहीं था कि ये पीएम बनती। इनकी फैमिली में कोई बच्चा ही नहीं था। इंदिरा गांधी का मर्डर पहले हो गया, संजय गांधी मर चुके, फिरोज़ गांधी मर चुके, और अब राजीव गांधी। बेटा इनका छोटा है। तब इन्होंने बाहर के एक आदमी को इनवाइट किया बेटा, उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, ये साउथ इंडिया कर्नाटका के थे। नरसिम्हा राव जी ने कहा कि भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मैंने तो संन्यास ले लिया, अब मैं एक्टिव रहूंगा नहीं राजनीति में। इन्हें कहा गया कि सर और कोई है ही नहीं, घर परिवार में कोई बचा नहीं सीट संभालने वाला, आप ही को सीट संभालनी पड़ेगी। नरसिम्हा राव जी संन्यास लेके वापस आए राजनीति में और इतना 5 साल टिक के काम किया कि इनका नाम पॉजिटिव सेंस में हो गया कि भाई कांग्रेस संभल गई इनके आने के बाद। इस टाइम पर सबसे बड़े अवार्ड शुरू हुए थे जिसको कहते हैं स्पोर्ट्स के राजीव गांधी खेल रत्न। कारण 1 साल पहले ही राजीव का मर्डर हुआ 1991 में, तो 92 में कहा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न भाई अमर हो जाएं। अब भारत रत्न तो दे नहीं सकते क्योंकि भारत रत्न तो पहले से था, तो कहा स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड देंगे। और आज मोदी जी ने पिछले टेन्योर में बार बार राजीव गांधी, देखो हर आदमी दूसरी पार्टी से चिढ़ता है, चाहे वो कितना ही बेसिकली इंसान है ना, इंसान में ईर्ष्या होगी। राजीव गांधी का नाम हर साल लिया जाता, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड। तो मोदी जी ने कहा कि इस अवार्ड में से राजीव गांधी का नाम हटा देते हैं और किसी पुराने बेहतरीन खिलाड़ी का नाम करते हैं। तो अब इसी का नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इंडिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स का अवार्ड का नाम क्या है अब? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ये ध्यानचंद कौन है? ध्यानचंद किसी पार्टी के नहीं थे, ये तो बेटा अंग्रेजों के ज़माने के थे, जब अंग्रेज़ आपके देश में थे। ये हॉकी के बेस्ट प्लेयर थे और इनके नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनका नाम ध्यानचंद नहीं था, इनका नाम तो कुछ और था, लेकिन ये उस ज़माने में ना गरीब थे काफ़ी, आर्मी में भर्ती हो गए। आर्मी में ना बेटा क्या प्रेफरेंस करते थे लड़के? गरीब लड़के, अच्छी हाइट हेल्थ दो, आर्मी में चले गए, अच्छा कपड़ा पहनने को मिल गया, अच्छा खाने को मिल गया, टेंशन से मुक्ति मिल गई। तो आर्मी में जाके इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। दिन भर आर्मी में खूब मेहनत करवाते, जैसा कि अब भी करवाते ही हैं। उस मेहनत में ना थक के बिल्कुल चूर होके शाम को सब लड़के पढ़ के सो जाते, बहुत मेहनत करते, लेकिन इनको नींद नहीं आती इतनी मेहनत, बराबरी की मेहनत करके। तो रात में ये उठते और जब चांद निकल आता ना, चांद की लाइट थोड़ी ब्राइट सी हो जाती, तो ये अपना हॉकी स्टिक लेके और प्रैक्टिस करने लगते। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, सालों साल इन्होंने यही किया। जब नौकरी में आ गए तब भी। तो इनके दोस्तों ने इसका नाम रख दिया कि भाई चांद निकलने पे ये एक्टिव हो जाता है, हम तो पढ़ के सोते हैं लेकिन ये एक्टिव हो जाता है। बहुत ध्यान, तुम सोचो मून लाइट कितनी डिम होती है बेटा, उसमें ध्यान लगाना कितना मुश्किल काम है, ये उसमें खेलते थे। कहते हैं जब आदमी मेहनत करता है ना तो कभी ना कभी किस्मत साथ देती है। वो खेलते इनको नहीं पता था मैं ऐसे नोटिस में आ जाऊंगा।
एक दिन एक बड़ा कोई अफसर, बड़े रैंक का, हायर रैंक का, रात में उसको नींद नहीं आ रही थी, वो ऐसे ही घूमने लगा। तो उसने घूमते घूमते देखा कि कोई प्रैक्टिस कर रहा है वहाँ मैदान में। तो वो अफसर वहाँ गया क्योंकि कैंपस था पूरा। उसने जाके देखा भाई लड़का रात में, सब लड़के सोए हुए हैं, कितनी हार्ड इनकी ट्रेनिंग है, ये रात में प्रैक्टिस कैसे कर रहा है। तो उसने फिर सोचा कि ऐसे एक आधे दिन नींद नहीं आई होगी। उसने 5-7 दिन तक नोटिस किया ये लड़का रोज रात में प्रैक्टिस करता है। तो फिर उसने अगले दिन उसको बुलाया 5-6 दिन बाद और कहा भाई कैसे तुम रात में कैसे खेलते हो। तो उसने कहा सर मुझे ना इंटरेस्ट है और मैं हॉकी में मेरा एक लगाव, एक जुड़ाव है। तो उस आदमी को फील हुआ कि भाई इसके अंदर कैलिबर है, इसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, निखरने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि पूरे दिन तो वहाँ, और बेटा कुछ भी कहो बहुत अच्छा खाना नहीं मिलता। फौज की जो ट्रेनिंग होती है ना, कोई ऐसा बहुत बढ़िया खाना नहीं देते, तो खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद रात में खेल रहा है। तो उस अफसर ने, जो उनका उस्ताद था ना, जो जिसके अंडर वो बटालियन थी, उसको बुलाया और कहा इसकी सारी ड्यूटी खत्म कर दो, ये सिर्फ खेल पे रहेगा और इसकी डाइट अलग कर दो, यानी जो सब खाते हैं वो ये नहीं खाएगा, बढ़िया डाइट दो इसकी, ये दिन भर की ट्रेनिंग हटाओ, दिन भर इसको खेलने का मौका दो। क्यों रात में जाग के खेलता है, ये हमें प्रेजेंट करेगा हॉकी में। तो इसको बेटा अच्छी डाइट मिलने लगी, मेहनती ये था ही, तो सुबह उठ के अब बजाय वहाँ जाने के और काम करने के ये अपने खेल में लग गया और इतना बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया कि कुछ ही दिन बाद ये हॉकी की टीम में सेलेक्ट हो गए। एक बार एंट्री मिल गई ना, जिसमें काबिलियत है वो ऊपर बहुत जल्दी आ जाता है, तो बहुत जल्दी से ये कैप्टन बन गए। उस जमाने, ये तब की बात है जब अंग्रेज थे आपके देश में, सब अंग्रेजों के ज़माने में हो रहा था। और कैप्टन बनने के बाद बस हॉकी उस ज़माने में था ही पसंदीदा खेल, जैसा आज क्रिकेट है। और देखते देखते फिर इनकी टीम जो थी वो ओलंपिक्स में चली गई और ओलंपिक्स में जाने के बाद इनको गोल्ड मिला। ये बहुत प्राउड की बात थी कि एक देश जो बेसिकली गुलाम है, किसी की कॉलोनी है, उपनिवेश है, उस देश की टीम ने गोल्ड उठा लिया। फिर तो बेटा लाइन लग के गोल्ड उठाया हमने कई बार, शायद 6 या 7 बार, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन 6-7 बार गोल्ड उठा के लाई हमारी इंडिया की टीम। पर तब आप इंडिया नहीं थे, तब आप ब्रिटेन की कॉलोनी थे। तो ब्रिटेन हमें कैसे प्रेजेंट करता था कि देखो मैंने ये कैसे लोग थे अनसिविलाइज्ड टाइप के, मैंने इनको भी काबिल बना दिया। ब्रिटेन की भी वाहवाही थी लेकिन हमारी भी वाहवाही थी। कैसे भैया, इस देश का एक लड़का इतना आगे बढ़ गया। इस आदमी का बर्थडे आता था बेटा 29 अगस्त को, इसीलिए हर साल हम 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। तो खेल दिवस किसका जन्मदिन मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद का, ऐसे इनका नाम पड़ा। अब ये हॉकी के जादूगर हैं। इंडिया का हॉकी में दबदबा रहा जब तक टीम में ये थे। पर हर आदमी की बेटा एक एज होती है, ओलंपिक होते हैं 4 साल में एक बार, भाई कोई 2-3 ओलंपिक खेलेगा तो फिर एज भी तो भाग गई ना आगे। बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया इंडिया का, हॉकी में एक दबदबा बना। और इसीलिए बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे कि इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है। ये कहीं नहीं लिखा, अगर आप सर्च करोगे कहीं मेंशन नहीं है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। लेकिन हॉकी में जब इतनी बार गोल्ड उठाया ना, तो हमारी पहचान बन गया हॉकी। ये उस ज़माने की बातें हैं जब पाकिस्तान नहीं था, तो हमारी टीम में कुछ लोग वो जो आगे जाके पाकिस्तान में चले गए और कुछ लोग वो जो इंडिया में रह गए, तो मिक्सचर सी टीम हुआ करती थी। ये है कहानी हॉकी के जादूगर, किसकी? मेजर ध्यानचंद की। सोचो छोटी सी पोस्ट से एंटर हुआ था, मेजर तो बड़ी पोस्ट है ना, कमीशन रैंक है, वहां तक पहुंचे। तो बेटा फौज में भी ना ऑप्शंस मिलते हैं, आगे जिसने बढ़ना है ना। अब ये नीरज चोपड़ा की कहानी भी तो ऐसी सी है। नीरज चोपड़ा कोई बहुत अमीर तो है नहीं, पीछे बैकग्राउंड से, अब तो खैर बहुत पैसा है, लेकिन एक नॉर्मल से पानीपत के पास के गाँव से बिलोंग करने वाला एक लड़का, जिसको कोई जानता भी नहीं था, कितने कितने घंटे की प्रैक्टिस करता रहा। फाइनली पेट भरने के लिए कोई साधन तो इकट्ठा करना पड़ता है। उन्होंने आर्मी में यहीं दिल्ली में जो कैंप है इसी में तो थे वो, शायद राजपुताना राइफल्स में, और वहाँ से फिर खेल को और प्रमोट करते गए। पीछे से स्टेबल जिंदगी हो गई, भैया नौकरी तो है ही, डाइट अच्छी हो गई, और फिर और मौके मिलते गए। आज तुम देखो कितना बड़ा नाम है ओलंपिक्स में। इसमें जेवलिन थ्रो में एक ही तो गोल्ड मिला है हमें आज तक, अकेला किसने लिया? ये नीरज चोपड़ा। और तो और 7 अगस्त को हम भाला दिवस मनाने लग गए। जेवलिन थ्रो जिस खेल के वो खिलाड़ी हैं उसका दिवस है 7 अगस्त। ऐसे ही जैसे 29 अगस्त किसका जन्मदिन है? मेजर ध्यानचंद का। तो ऐसे बेटा मेहनत करने से नाम बनते हैं, खाली बैठे रहने से नाम नहीं बनते। अगर ध्यान से देखें तो नीरज चोपड़ा आराम से जिंदगी जी सकता था, क्यों इतनी प्रैक्टिस, इतनी मेहनत?
ये बेटा सिर्फ ये नहीं होता, जैसे एक नौकरी मिल गई, अच्छे जीवन जिए, कितनी प्रैक्टिस करता है सुबह उठ के, अपनी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लाना मजाक नहीं होता, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करना, कितना एक तरह से टाइम देना पड़ता है। कोई भी इंसान जो कामचोर है ना, उसके बस की ये काम है नहीं बेटा, बहुत ज़्यादा मेहनत, जितनी पढ़ाई की मेहनत है ना, इससे कई गुना ज़्यादा मेहनत है। अब जब आप नाम बनाते हैं खिलाड़ी के तौर पर, क्योंकि हम पढ़ाई में एक आधी बार चल यार एक क्लास लेट ले लेंगे, एक क्लास चला आज छुट्टी करते हैं ऐप पे ले लेंगे, लेकिन इनका ये नहीं होता बेटा। इनका तो इतना बढ़िया सिस्टम है कि 4 बजे का मतलब 4 बजे है। अगर ग्राउंड पे 4 बजे पहुंचना है तो वो 4:15 नहीं होने चाहिए। अगर 6 दिन प्रैक्टिस करनी है मतलब 6 दिन प्रैक्टिस करनी है, बारिश है तूफान है चाहे प्रैक्टिस घर करनी पड़े। ये बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं अपने साथ, जिनके नाम बनते हैं। खिलाड़ी तो देश भर में है, लेकिन जिन्होंने नाम कमाया ना, वो पढ़ाई से भी ज़्यादा पाबंदी चाहिए बेटा इसमें। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये 2 दिन हमारे लिए बड़े कीमती हैं, दोनों अगस्त में है। ये भाला दिवस हो गया नीरज चोपड़ा के बाद से, और ये तो हमारा इंपॉर्टेंट डे है ही। कौन से बड़े अवार्ड हैं इनके नाम पर? पहले कौन से अवार्ड थे वो? राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी का मर्डर कब हुआ था? 1991 में 21 मई। सरकार इन्हीं की पार्टी की आई, अगले साल अवार्ड देने लगी। मोदी जी ने इस अवार्ड के नाम में से नाम काट दिया और किसका नाम ऐड कर दिया? मेजर ध्यानचंद। किस चीज़ के जादूगर हैं वो? हॉकी के। उनका बर्थडे कब है? 29 अगस्त। और 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्पोर्ट्स डे, खेल दिवस। इसीलिए नोटिस करना, हर साल जब खिलाड़ियों को अवार्ड मिलते हैं ना, तो वो 29 अगस्त के आसपास ही मिलते हैं, जितने खिलाड़ियों के अवार्ड है। उसका लॉजिक यही होता है कि इस टाइम पर अपने मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। एक और बात, जिस साल ओलंपिक्स होते हैं ना, उस साल हम खेल दिवस 29 को मना नहीं पाते, मतलब अवार्ड नहीं दे पाते। कारण अब ओलंपिक स्टार्ट होंगे जुलाई में, तो आप देखोगे महीना भर 20 दिन तो कम से कम चलते ही है ना, इसीलिए कई बार वो क्रॉस कर जाते हैं। जैसे ओलंपिक्स हुए थे 2020 वाले, पेंडेमिक आ गया था, 20 में हो नहीं पाए, 21 में हुए थे। अब 24 में फिर से ओलंपिक्स हैं, 1-1.5 महीने बाद। कहाँ होने वाले हैं? पेरिस में। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की। कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी। पेरिस न्यूज़ में रहेगा अब 1 महीने बाद। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी है और इसकी नदी का नाम है सीन। फ्रांस के रिश्ते भारत के साथ हमेशा अच्छे रहे, हमारी और फ्रांस की कभी लड़ाई नहीं हुई। इनफैक्ट फ्रांस दुनिया का पहला देश है जिसने हमें, भारत को, यूरेनियम दिया था। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का, तो पूरे वर्ल्ड की बड़ी कंट्रीज़ ने हमारा बायकॉट कर दिया कि इनको यूरेनियम दो ही मत। हमारे यहाँ यूरेनियम 235 था नहीं, 238 था। उसको 35 कन्वर्ट करने में बहुत पैसा लगता, हमारे पास तकनीक नहीं थी। तब हमने फ्रांस से कहा था कि आप हमें दे दो, हम इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और हम इसको पीसफुल तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसकी बिजली बनाएंगे और न्यूक्लियर बॉम्ब बना के भी हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। ये सबसे पहली कंट्री है बेटा जिसने आप पे फेथ किया था। फ्रांस के साथ हमारे अब से नहीं, बहुत पुराने ज़माने से अच्छे रिश्ते हैं। एक लड़का था टीपू सुल्तान, अगर तुम्हें याद हो, उसकी कहानी मैंने सुनाई होगी। टीपू सुल्तान कौन सी क्रांति में इंटरेस्ट लेता था? फ्रांस की क्रांति में। 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन में टीपू कहाँ का है? मैसूर का, आज का कर्नाटक। सोचो कहाँ कर्नाटक, कहाँ ये। इसने इंटरेस्ट लिया और बहुत कोशिश की कि फ्रांस हमारी मदद कर दे, कर भी देता फ्रांस। पर प्रॉब्लम ये थी बेटा, जब तक फ्रांस स्टेबल हुआ तब तक टीपू का मर्डर कर दिया गया। फ्रांस स्टेबल हुआ 1799 के बाद। क्रांति के बाद 10 साल तक कलह कलेश में निकल गए कि भाई देश पे कौन राज करेगा, क्योंकि राजाओं का खानदान खत्म कर दिया। जो ये थे ना फ्रांस वाले, इनके यहाँ सारे खानदान, एक खानदान के लड़के राज करते थे और उन सब के नाम में लिखा जाता था लुई। लुई कौन सा था ये? लुई 16, जिसके टाइम में क्रांति हुई। सोचो एक आदमी अगर अमूमन 40-50 साल राज कर गया हो, मरने के बाद ही अपने बेटे को देते थे। 50 साल 40 साल हर आदमी राज करता। 16 लोगों ने राज किया, तो कितने 100 सालों से इन्हीं का खानदान राज करता था। लुई 16 जो था ना, ये ठीक आदमी नहीं था। इसकी पत्नी बहुत खर्चीली थी, बहुत ज़्यादा। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा 10th क्लास की किताब में लिखा है। इसकी पत्नी इतनी एक्स्ट्रावेगेंट थी कि पूरे देश का जो नुकसान हुआ उसके 2 कारण बताए जाते हैं, जिनमें इनकी पत्नी का भी नाम लिखा जाता है कि इतना पैसा खर्च करती थी, इतनी रईस जिंदगी जीती थी, लोग चिढ़ने लग गए थे।
और इतने टैक्सेस बढ़ा दिए इस आदमी ने जो गरीब जनता थी उस पर, तो जनता एंटी हो गई कि भाई इसकी पत्नी को तो अपने साजो श्रृंगार से फुर्सत नहीं है, हमारे बच्चों के पेट भी नहीं भर रहे हैं। इसीलिए लुईस 16 के टाइम में पूरी जनता जो गरीब थी इसने रिवोल्ट कर दिया बेटा, इसने विद्रोह कर दिया। फाइनली लुईस मारा गया। लेकिन लुईस के मरने के बाद क्वेश्चन आया कि अगला राजा कौन, तो एकदम से तो राजा बनेगा नहीं। 10 साल देश में बड़ी हौच पौच रही, कभी कुछ कभी कुछ। फाइनली एक यंग नौजवान लड़का जिसका नाम था, किसी को नाम पता है उसका, नेपोलियन बोनापार्ट, वो उभर के आया। और 1799 में उसने ये नहीं कहा मैं राजा हूँ, उसने कहा मैं संभालूंगा इस एरिया को। और उसने अगले 5 साल में अपने एरिया का डेवलपमेंट पे काम किया। तो फिर धीरे धीरे उसने देखा कि सब लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो 1804 में जाके ना उसने स्पष्ट कहा कि अब ये बेल्ट मेरी है। कौन सी बेल्ट? फ्रांस की। और जिसने इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की ना उसको मुझसे लड़ना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखें तो 1789 के बाद इस देश का कोई एक मालिक नहीं था। जिस देश का कोई मालिक ना हो ना बेटा, सब उसको लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इसका एक मालिक उठ गया था, नेपोलियन बोनापार्ट, और सीधी टक्कर लेता था, नौजवान लड़का था। इसने आसपास के सब सीधे कर दिए, चाहे उसमें जर्मनी था, चाहे उसमें इटली था, और चाहे उसमें ब्रिटेन था। ये इतने चालाक थे ना बेटा, सब, ऐसा नहीं ये सब लोग चालाक थे। जिस देश के ऊपर कोई ताकतवर राजा ना हो ना, उसके आसपास की बेल्ट, जैसे मान लो ये एक देश है, इससे लगते लगते सारे देश होंगे। तो अगर यहाँ का राजा कमजोर पड़ गया ना तो ये अपनी टेरिटरी बढ़ा लेते थे चालाकी से। जैसे यहाँ तक पे कब्जा कर लिया, इसने क्या किया, इसने यहाँ तक पे कब्जा कर लिया, देखो इसको लूटने लग गए क्योंकि इसका राजा मर गया। ऐसे ही इसने यहाँ तक कब्जा कर लिया, इसने यहाँ तक। अब ये बीच का बचा हिस्सा है, इसके ऊपर कोई ताकतवर है ही नहीं। ऐसे हिस्से पे फिर खड़ा हुआ था कौन आदमी? नेपोलियन। और नेपोलियन ने वापस छीना बेटा, बहुत बढ़िया राज चलाया। नेपोलियन का दबदबा था। लेकिन क्या होता है, ऐसे नए उभरते लड़के को अड़ोस पड़ोस के ये सब मिलके पसंद नहीं करेंगे और फिर एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी जिसे कहते हैं वाटरलू का युद्ध 1815 में। और इस युद्ध में ये सारे इसको घेर लेंगे और इसको पकड़ के इसको हरा देंगे। हारने के बाद इसको मारेंगे नहीं, इसको एक टापू पर, एक आइलैंड पर भेज देंगे। कहते हैं उस आइलैंड के हालात ऐसे थे, आबो हवा ऐसी थी कि जो वहाँ 1 आधा महीना रहेगा वो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस में, क्योंकि बेटा हवा पानी का बड़ा असर पड़ता है, आ जाएगा। 6 साल ये आदमी वहाँ रहा और फाइनली डिप्रेशन में आके इसकी मौत हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका नाम लोग बहुत रिस्पेक्ट के साथ लेते हैं, उसकी मौत बहुत भयानक थी। 6 साल एक टापू पे, निर्जन टापू पे पड़ा रहा। तो ये लड़ाई इसकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई थी। इसका नाम क्या है? वाटरलू। ये पेपर में आती है, वाटरलू की लड़ाई। मेन 2 कंट्रीज लड़ी थी, एक फ्रांस और एक ब्रिटेन। ब्रिटेन के बाकी सब सहयोगी थे। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।